नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सुनील कुमार, सुनील एकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 1 बनाया था, आज सेट 2 बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, पहला प्रश्न है राजा राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एमजी रानाडे इन्होंने किस चीज़ की स्थापना किए थे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, राजा राम मोहन जो है उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। विवेकानंद जो है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और एमजी रानाडे जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। तो इससे देख लेते हैं, ए का राजा राम मोहन है तो ए का 3, तो ये दोनों में से एक होगा, ए का 3। विवेकानंद जो है उन्होंने रामकृष्ण मिशन, 2 का 1, यानी आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, इसका 1 का आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है। तो पहला पेपरलेस बजट जो है 2021 और 22 में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था, याद रखना है इसे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये प्रिंट गलत कर दिया है, ए बी सी, यहाँ सी होगा यहाँ डी होगा, तो ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। 1989 में इसको पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योलिखित में से कौन सी ताप परमासिक प्रशानिक ग्रामीण प्राचीनतम संस्कृति प्राचीनतम है। तो ये है कायथा संस्कृति, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये कायथा संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य समाज की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। तो ये 2 शासन तंत्रों में, 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 राजतंत्र शासन में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 16 महाजनपद व गणराज्यों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, औद्योलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए बिल्हन, बी जलान, सी कालिदास और डी कल्हण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कल्हण। इन्हीं के पुस्तक के द्वारा ये सब जानकारी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान ने किस सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। जो दिल्ली के सुल्तान जो बने थे उन्होंने, इसमें से ऑप्शन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश और बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त के शासन में ही सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, पुष्पभूति राजवंश की वंशावली औद्योलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरवर्धन के वंश शासनकाल में ही प्रारंभ हुआ था पुष्पभूति राजवंश की वंशावली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। लैब्राडोर धारा, क्यूरोसियो धारा, कुराइल धारा और डी कनारी धारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्यूरोसियो धारा जो है वो गर्म जलधारा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। तो ये प्राचीनतम से ही चलता आया है कि सबसे सस्ता साधन जो होता है और सबसे सुविधाजनक जो साधन हुआ था शुरू से ही, तो वो क्या था, रेल परिवहन था? नहीं था। सड़क परिवहन भी उतना नहीं था।
वायु परिवहन भी नहीं था, और वास्को डी गामा कैसे आए थे, तो ये जल परिवहन को ही हम लोग सबसे सस्ता साधन समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन अभिकर्ता बालू को स्तूप बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, जब ये राजस्थान हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, तो जहाँ पे मरुस्थल है वहाँ पे जब हवा चलती है तो ये बालू की परत को उड़ा कर ले जाता है, और क्या होता है, तो ये हवा जो है बालू की परत को उठाकर बड़ा बड़ा टीला बना देता है। तो इसका आंसर देखिए, भूमिगत जल है, नहीं है। बी पवन है, सी नदी है, डी हिम नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पवन। पवन जो है हवा के कारण ही ये बालू टिब्बा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो हम लोग जानते हैं कि क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली परत है वायुमंडल की। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के लिए आदर्श स्थिति है। बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु। ये देखिए, ये मिस्टेक हो गया, दोनों में शांत एवं स्थिर आयु है। इसका आंसर शांत एवं स्थिर आयु ही होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, इसका प्रश्न नंबर 16 है, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये हम जानते हैं कि कैमूर जिले में ही तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाला गोखुर झील बिहार के कौन सी है। तो बिहार में जो है वो घोंघा झील है, नहीं है। कांवर झील है, अनुपम झील है, कि कुशेश्वर झील है। तो ये कांवर झील ही होगा। ये एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कांवर झील को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। क्षोभ मंडल कहते हैं, पापड़ी क्रस्ट कहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, क्या कहते हैं। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, पापड़ी क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत जो है पापड़ी क्रस्ट से बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, गोदावरी नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है। तो बैतूल से निकलती है, अमरकंटक से, महाबलेश्वर से और नासिक से। तो ये कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये नासिक से निकलती है। नासिक से कौन निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है, ये स्वेज नहर जो है, स्वेज कैनाल जो है, वो कौन कौन सागर को आपस में जोड़ती है। तो लाल सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को। ये चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में स्वेज कैनाल क्या करती है, जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो ये 73वें संविधान संशोधन में कौन सा सम्मिलित है। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन हो जाएगा। ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत तीनों ऑप्शन सही है। तो ए, बी, सी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है। तो राज्य एवं तथा केंद्रों को, स्थानीय निकायों को, राज्यों को, केंद्रों को। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि किसी भी अवशिष्ट शक्तियाँ जो प्रदान की गई है वो किसको प्रदान की गई है, केंद्र को, क्योंकि केंद्र जो चाहता है वही किसी भी राज्य में करता है। तो इसलिए केंद्र को वो शक्तियाँ प्रदान है। संविधान संशोधन के लिए भी वो उस चीज़ के लिए करने के लिए भी उसके बाद उतनी शक्तियाँ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 है। 23 में है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो के एम मुंशी, डॉक्टर बी एन राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एल सुल्वा राव। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर बी एन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी
अस्थाई क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कार्य मंत्रा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो प्राक्कलन समिति जो है वो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं नवंबर 2015, दिसंबर 2015, नवंबर 2014, दिसंबर 2014। तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 2014। नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 26। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। 26 है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। ये किस में अंतर्निहित है? तो देखते हैं 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। तो हम जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में है ये जमींदारी प्रथा से संबंधित, ये कृषि जमींदारी प्रथा से संबंधित चीज़ें उसमें शामिल है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? तो 1978 में, 1979 में, 1976 में, 1977 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में ये चीज़ लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें जो भी चीज़ जितने भी चीज़ जोड़ा गया था वो इसी में जोड़ा गया था 1976 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन देखते हैं 1959, 1987, 1972 और 1968। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959। 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 है 29 है क्या कि बिहार के किस जिलों को सिल्क सिटी के नाम से जानते? तो हम लोग जानते हैं कि भागलपुर ही ऐसा जिला है जिसको हम लोग सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, बिहार का सिल्क सिटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि बिहार जो है शिक्षा के विभाग में सबसे पिछड़ा राज्य है। तो हर तरीके से बिहार जो है पिछड़ा है। पर देखिए इसमें 2011 के अनुसार पूछ रहा है कि बिहार में महिला का साक्षरता दर क्या है? तो यह है 51.50%। यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है अरहर की संकर किस्म है, कौन सा किस्म है? ICPH 8 बहार, ICPL 87, PAS 120। तो इसका संकर किस्म है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ICPH 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे श्री MC शीतलवाद। इसका एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी श्री MC शीतलवाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, ट्रैक गार्डनिंग, वेजिटेबल फोसिंग। तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल फोसिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने को क्या कहते हैं? तो वेजिटेबल फोसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 मृदाओं के घनत्व का औसत मूल्य है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए समुच्च। अगला प्रश्न देखते हैं पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती है? 14, 15, 16, 12। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचम सवारी ताल में कितनी मात्रा होती है? तो 15 मात्रा होती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 37। वंदे मातरम देश का गान का रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो है, प्रश्न नंबर 37 है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38। राग भैरव का गायन समय क्या होता है? तो हम लोगों ने शुरू से ही देखा है, बड़े बुजुर्ग हम लोग के दादाजी हैं, उन्होंने ये राग भैरव जो है वो प्रातःकाल गाते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 246। तो बताइए 39 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। इसी में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 40। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों की अपेक्षित अनुपात को क्या कहते हैं? मृदा कणाकर, मृदा समूह, मृदा समूहस्वर, मृदा संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा कणाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है। प्रश्न नंबर 41 है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसको ये तो जानते हैं हम लोग, आल्टियस, सीटियस और फोर्टियस, इनका आदर्श वाक्य यही है। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार विजेता है? तो अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो पुलेला गोपीचंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43 है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 43 जो है वो कहता है कि मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार, 10 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 प्रकार के मनोरंजन होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये वज्रासन, तारासन नहीं होगा, चक्रासन नहीं होगा, सुखासन नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? वज्रासन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न कहता है, पूछता है प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो देखिए अभी जो दंगा फसाद जो चल रहा है वो मणिपुर में चल रहा है, तो इससे हम लोग याद रखेंगे प्रथम राष्ट्रीय जो खेल विश्वविद्यालय खोला गया था तो ये मणिपुर में खोला गया था, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और मणिपुर में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन है, विटामिन व खनिज लवण है, कार्बोज है, वसा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन व खनिज लवण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सोलर विधि क्या है? तलना, सेकना, उबालना, भूनना। तो इसका आंसर हो जाएगा उबालना। उबालना क्या है? भोजन पकाने की सोलर विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48 48 है। 48 क्या कहता है कि ट्रिप्सिन एम्बाइन किस क्रिया में सहायक होता है? ट्रिप्सिन एम्बाइन जो है किस क्रिया में? वसा के पचाने में, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। तो ये हो जाएगा प्रोटीन के पाचन में। ट्रिप्सिन एम्बाइन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। चेचक के विषाणु का नाम बताइए। विब्रियो कोलेरो, सिटमा टाइफोमस, वेरियोला वायरस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। चेचक के विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। तो वेरियोला वायरस से ही हमें चेचक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। शेफर विधि का प्रयोग किया जाता है सामान्य मूछ आ जाने पर, टांग की हड्डी टूटने पर, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर। तो देखिए शेफर विधि का प्रयोग रोगी के पानी में डूबने पर किया जाता है, उल्टा लिटाकर, और उसके पीठ पे दबाया जाता है, जिससे उसके अंदर जो पानी गया होता है वो बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 है। 51 देखते हैं। 51 है, संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट ही संपोषीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52 है। 52 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन गैगरिका को कहा जाता है, इसलिए हमारे गंगा नदी में भी डॉल्फिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 43, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो किस वर्ष पूछ रहा है, तो वर्ष हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस गैस जो होता है कौन सा प्रभाव गैस नहीं है। तो ये पूछा, ओजोन है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, हरित गृह गैस, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, ये ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की विधि मृदा अपरदन रोकना, ये तो है, जैविक खाद ये भी है, फसल चक्र ये भी है, कीटनाशक रसायन ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यही मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कीटनाशक जो हम लोग आजकल खेतों में प्रयोग करते हैं उससे मृदा संरक्षण होता है, ये कुछ नहीं होता, ये ज़मीन को बंजर बनाने की प्रक्रिया है। ज़्यादा फसल के लिए हम लोग कीटनाशक ज़्यादा यूज करते हैं रासायनिक, लेकिन ये खेतों पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 है, प्रश्न नंबर 56 है, सिलाई मशीन कब भारी चलता है। तो कब भारी चलता है, प्रेशर फूड में ज़्यादा दाव होने पर, शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई नहीं करने पर, बेल्ट बहुत ढीला होने पर। तो ये तेल और सफाई नहीं करते हैं, नहीं डालते हैं, तो इससे कारण वो सिलाई मशीन क्या होता है, वो भारी चलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये देखिए, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से एनीमिया होता है, मलेशिया होता है, रिक्टेस होता है, ओस्टियोपोरोसिस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ओस्टियोपोरोसिस जो होता है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से हो जाता है। तो इसको थोड़ा देखिएगा, इसको पढ़ने में थोड़ा सा वो हिंदी में हो जाता है कि लंबा हो जाता है। तो ओस्टियोपोरोसिस, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व कौन सा है, ग्लोबिन है, लिपोप्रोटीन है, हीम है, हीमोग्लोबिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबिन। अगला प्रश्न देखते हैं 59 क्या कहता है कि आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है। तो भारत हो या यूरोप हो, तो कहाँ इन सभी जगह पे डाल्टन का शिक्षा पद्धति है, हर्बर्ट का है, फ्रोबेल का है, मोंटेसरी का है। तो ये इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हर्बर्ट जो है इन्हीं का शिक्षा शास्त्री का पद्धति अभी चल रहा है भारत और यूरोप में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, योजना विधि आधारित है, देखने पर इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करके सीखना पर ही योजना विधि आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे। सुभाष चंद्र बोस थे, नहीं थे। सी राजागोपालाचारी, ये भी नहीं थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर इधर देखते हैं, और आसिफ अली, भूला भाई देसाई, ये दोनों जो थे, ये इसका आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि आसिफ अली और भूला भाई देसाई ये दोनों जो थे ये INA के मुकदमे के वकील थे। तो इसका इसमें ऑप्शन सी और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या कहता है, 14 या 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को
अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, संविधान सभा, अंतरिम सरकार, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संविधान सभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 63 का सी सही हो जाएगा। जो मोहन सिंह जो है इन्होंने उस मुकदमे का सामना नहीं किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। 14-15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो ये इसका आंसर देखते हैं। रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचिता कृपलानी, MS सुब्बालक्ष्मी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचिता कृपलानी जो है उन्होंने ये गीत गाया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65 है। प्रश्न नंबर 65। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये 21 वर्ष रहे थे। 1993 में गए थे और 1915 में ये वापस आए थे। तो ये 21 वर्ष उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। बीच बीच में भी आए थे, वो 2 बार आए थे, एक 1901 में और एक 1896-97 में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66 है। भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन कहे थे? नहीं। विंसेंट स्मिथ कहे थे? नहीं। वेरेंटाइल सिरोल, हेनरी कॉटन। तो ये कहे थे वेरेंटाइल सिरोल जो है उन्होंने कहा था कि भारतीय असंतोष के पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को बोला था कि यही है भारतीय असंतोष के पिता। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है। 67 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के पूर्व INA का कमांडर कौन था? मतलब सुभाष चंद्र बोस के INA कमांडर बनने से पहले INA के कमांडर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन मोहन सिंह जो है INA के कमांडर थे। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 68। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करने के लिए कह रहा है। तो बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था? बिल्कुल किया था। जब ये त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष के पद के लिए ये जीते थे, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। उसके बाद में इन्होंने जब इस्तीफा दिया उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है अगला है भारतीय भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन संस्थापक में से एक थे? बिल्कुल थे। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां नंबर प्रश्न है 69। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो हम लोग जानते हैं कि असहयोग जब चौरी चौरा का कांड हो गया था, 22 पुलिसकर्मी को गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में बंद करके जिंदा जला दिया था। तो इसलिए ये चौरी चौरा में हिंसा होने के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 4 या 5 फरवरी को हुआ था, कहीं 4 फरवरी लिखा रहता है, कहीं 5 फरवरी लिखा रहता है 1922 को। अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। भंडारी समिति किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कराधान, अप्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण, क्षेत्रीय ग्राम बैंकों की पुनः संरचना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनः संरचना के लिए संबंधित है, उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। सामाजिक वानिकी में निम्न में से किस प्रकार के वृक्षों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? तो फल उत्पादक, चारा उत्पादक, ईंधन उत्पादक, बहुउद्देशीय वाले। तो ये बहुउद्देशीय वाले मतलब सभी प्रकार के वृक्षों का रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर है 72। 72 क्या कहता है कि स्मार्ट जेल होता है एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है, एक जेल जो मछली से प्राप्त होता है, एक जेल जो समुद्री खरपतवार से प्राप्त होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है। स्मार्ट जेल जो है एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश जो है जो प्लास्टिक के थैलियों पर उपयोग करने के लिए पूर्ण रोक लगा दिया है, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो 300 सालों तक नहीं गलता है। तो ये बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होगा। पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ये तो हो जाएगी भाई। ध्रुव पर बर्फ पिघलेगा, बिल्कुल पिघलेगा। समुद्र तट घट जाएगा, घट नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा। वायु ताप बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या घटित नहीं होगा, तो ये समुद्र तट जो है ये घटेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो बबूल का, अमलतासा का, नीम का, यूकेलिप्टस का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है वो वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। 76 क्या कहता है, किस 76 है, किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। तो कितने वर्षों तक कोई भी पक्षी हो या पशु हो या जानवर हो अपने घर में नहीं देखा जाएगा तो उसको विलुप्त माना जाएगा। तो ये 40 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 40 वर्षों तक अगर वो नहीं देखा जाता है तो उसको विलुप्त माना जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है। 77 कहता है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलिन, एंजेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ह्यूमेलिन। ह्यूमेलिन जो है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या कहता है, पेयजल से संख्या प्रदूषक सर्वाधिक है। पेयजल में संख्या प्रदूषक सर्वाधिक कहाँ, चेन्नई में, कानपुर में, कोलकाता में, मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर बी, कानपुर में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सही क्रम क्या है, सबसे जो बड़ा शहर जो है अभी पटना है, उसके बाद क्या है मुंगेर है, उसके बाद नालंदा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग से, कागज उद्योग से, रेयन उद्योग से, वस्त्र उद्योग से। तो हम लोग जानते हैं चमड़ा उद्योग से क्या होता है, सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 है। प्रश्न नंबर 81 क्या कहता है, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है। यानी हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें भारत का अधिभाग है 5%। विश्व में 5% ग्रीन हाउस गैस भारत के पास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग। हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ये सभी के लिए वायु मार्ग 7 निश्चय योजना में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है। 83 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंधित नहीं है। पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंधित नहीं है तो जल प्रबंधन, वन रोपण, औद्योगिक प्रबंधन, वन्य जीव सुरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, जल प्रबंधन जो है ये इसका संतुलन से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 है। पर्यावरण से अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं को प्राकृतिक दुनिया जो इसके चारों अस्तित्व में है, ये सही है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, ये भी सही है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चौरासी का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर है। 85 क्या कहता है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप
परिस्थितिकीय असंतुलन, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर ऑक्साइड की, कार्बन ऑक्साइड की। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमंडलीय ऊष्मन। भूमंडलीय ऊष्मन जो है किसकी आशंका से सांद्रता इसके कारण सांद्रता की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल खनिज प्राप्त कर रहा है, गैस प्राप्त कर रहा है, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है, एट्रोफिक हो रहा है। तो ये क्या करता है? संकेत देता है कि ये सीवेज से प्रदूषित पानी हो रहा है, इसका जांच करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 88 है। प्रश्न नंबर 88 क्या कहता है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है सीता, अशोक, महुआ, पॉपुलर और डी, नीम। पॉपुलर जो है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सक्षम है, इसलिए पॉपुलर लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है 89। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वन रोपण, खनन कार्य पर रोक, वन वस्तुओं का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को कम करना। तो इसका अगर मानव जीवन बहुत लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो इस वन रोपण जरूरी है, आवश्यक है, इसलिए वन रोपण करना चाहिए। अगर वन रोपण नहीं होगा तो धीरे धीरे पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और व्यक्ति इस दुनिया में ख़त्म होने लगेंगे इस दुनिया से। अगला प्रश्न लास्ट है, 90 नंबर प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह कौन सा है? तो बताइए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कौन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है यही ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो आज हम लोगों ने 90 प्रश्न देखे हैं। तो कैसा लगा दोस्त आज इस सेट को बनाने में? और देखिए अगला सेट हम जल्दी ही लाएंगे, सेट 3। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा, कुछ जानकारी अच्छी जानकारियाँ मिली और आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसका सहायक हो जाइएगा। ये एक सेकेंड क्या है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।